कि हमने नाशपाती प्राइम पे एक शो के दौरान आई डोंट नो के दौरान एक सवाल पूछा था लोगों से कि इकबाल की गर्लफ्रेंड का क्या नाम था। लोगों ने इस बात को बड़ा माइंड किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर हमें लान तान किया, मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा। क्यों लान तान क्यों किया? कि आप इकबाल की बेहरमती करें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आज इकबाल को एक्सप्लेन करें, लोगों को वो वाला इकबाल बताएं जो उनको नहीं पता। भाई पहली बात तो ये कि अल्लामा इकबाल की 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 18 साल की उम्र में उनकी जिस खातून से शादी हुई थी वो उनको पसंद नहीं थी। उनसे 2 बच्चे हुए लेकिन उन्होंने उनको छोड़ दिया बाद में। अच्छा। उसके बाद अल्लामा इकबाल इंग्लैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने फ़लसफ़े में BA किया। अल्लामा इकबाल ने उस ज़माने में अपने वालिद को जो खतूत लिखे हैं वो इतने ख़तरनाक है कि आप वो पढ़ें तो आपको लगता है कि वो कहते हैं कि जी मुझे उस माशरे में खतूत कहाँ पर है? हाँ, वो खतूत कहाँ है? महफूज है। अच्छा। वो अतिया बानो का जिक्र मैं बाद में करूँगा जो कि बीच में आती हैं। इकबाल की जो अल्लाह तुम्हारा भला करे शायरी में जो जिक्र आता है वो एमा वेगनास्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र है। एमा अल्लामा इकबाल की एक खातून थी जो कि उनको जर्मनी में मिली। इंग्लैंड जब अल्लामा इकबाल गए तो इंग्लैंड में अल्लामा साहब को उन्होंने कैम्ब्रिज से फ़लसफ़े में फ़िलासफ़ी में BA किया। उसके बाद वो PhD करना चाहते थे मेटाफिज़िक्स में। अच्छा। ईरानियन स्क्रिप्ट के अंदर, स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट के अंदर मेटाफिजिकल प्रेजेंस क्या है। अल्लामा इकबाल का PhD का थीसिस है, बल्कि मेरे ख्याल में वो लोग जिन्होंने अल्लामा इकबाल का PhD का थीसिस नहीं देखा उन्नको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट और लगता ही नहीं है कि ये आज से 150 साल पहले तो किसी BA के बाद PhD कैसे करना चाह रहे थे? उन्होंने पहले MPhil की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो PhD की उन्होंने किया वहाँ से। वहाँ पे उनको मिली एमा वेगनास, जर्मनी में हाइडलबर्ग में। एमा वेगनास और ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं। ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चों के बाप हैं। लेकिन एमा वेगनास उनको मिली और एमा वेगनास के साथ ही वाज मैडली इन लव। एमा वेगनास ओपेरा सिंगर थी। एमा वेगनास बहुत अच्छा गाती थी, जर्मन जानती थी, ग्रीक जानती थी, फ्रेंच जानती थी और अल्लामा इकबाल उनके साथ गोएटे और नीचे को पढ़ते थे, तो इंटेलेक्चुअल एक वो भी थी। इसी दौरान अल्लामा इकबाल की एक और खातून से दोस्ती होती है जिनका नाम अतिया फैज़ी था। लोग उनके कहते हैं कि अतिया फैज़ी या अतिया बानो जो भी उनका नाम कहा जाए, वो बॉम्बे की थी, वो बड़ी मालदार खातून थी। लोग समझते हैं कि उनका अतिया फैज़ी के साथ कोई चक्कर था, नहीं। अतिया फैज़ी के साथ अल्लामा इकबाल की बड़ी इंटेलेक्चुअल दोस्ती थी, बहुत आइडियाज़ डिस्कस होते थे। अतिया अल्लामा इकबाल के बारे में कहती हैं कि लंदन में जो इकबाल था वो बड़ा बरजस्ता और बड़ा पटाक पटाक करके बोलने वाला, और बात किसी ने की उसको वहीं पे बेइज्जती पकड़ा दी, उसकी बातें पकड़ने वाला था। अच्छा। और हाइडलबर्ग का इकबाल जो था वो गुमसुम था। He was in love. मैडली इन लव। ठीक है। वो और बात करते, अच्छा वो आपने मुझे बताया नहीं, अरे वो बात मेरे ज़हन से रह गई। वो इकबाल को ऐसे डिस्क्राइब करती है। इकबाल की शायरी में बड़ी बातें आती हैं। फिर वो इकबाल के एमा को लिखे हुए जो खतूत हैं उनमें इकबाल ने ज़ाहिर है जर्मनी में जाके जर्मन ज़ुबान सीखी थी, तो वो बड़ा एक उनके ऊपर एक इंस्पिरेशन भी थी और वो जर्मनी में बड़ा ज़्यादा उसको आइडियलाइज़ करते थे। और उन्होंने एमा के साथ जब अपना डिस्टेंस आया पहला, तो उन्होंने कहा कि मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे पर मेरे बड़े भाई का कर्ज है, मैं वापस जाऊँगा, अपने बड़े भाई का कर्ज चुकाऊँगा और फिर वापस आके आप के साथ ताल्लुक़ रखूँगा और यूरोप को अपना मुस्तकिल घर बना लूँगा। इस दौरान आपको पूछेंगे उनके वालिद का क्या होता, तो वालिद उनको वो खतूत लिख रहे थे, यानी या तो एमा के साथ वो इतने प्यार में थे लेकिन अपने वालिद को ख़त लिखते थे कि मैं ऐसे मुल्क में नहीं जाना चाहता। तो वो कहते हैं मैं ऐसे मुल्क में मरना भी पसंद नहीं करूँगा कि जिस मुल्क में लोग मुझे खुश रहने का इख्तियार ना दे, और अगर ऐसा कोई समाज, ऐसी कोई रवायत है तो मैं इस रवायत से, समाज से बागी हूँ। ये लगता है इकबाल है, ये इकबाल है, एक्चुअल इकबाल, जो हम लोगों को नहीं बताया जाता। हमें तो बताया जाता है कि बड़ा इकबाल। और वो उनके, हम जो उनका फेज़ पूछते हैं, हम जो उनके इकबाल के जिस फेज़ को सामने रख के लोगों को बताते हैं, वो उनका 1930 के बाद का फेज़ है, जो 1930 के पहले का फेज़ है। बाय द वे इकबाल साहब के सबसे बड़े बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल था। उन्होंने अपने वालिद के खिलाफ एक किताब भी लिखी है, आफ्ताब इकबाल। लेकिन खतरनाक वो एक अलग किस्सा है कि उनका अपने वालिद के मुतालिक क्या रुझान था, और ख़ुद जावेद इकबाल साहब का, मरहूम का, अपने वालिद के मुतालिक क्या रुझान था, वो एक बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया, उस पर फिर कभी बात करेंगे। इकबाल गाते बहुत अच्छा थे। अतिया फैज़ी अपने जो इकबाल के हवाले से जो उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, वो लिखती हैं कि इकबाल जब धुन में गाता था और जब इकबाल अपना कलाम गुनगुनाता था एमा के सामने, ईवा के सामने, तो वो एमा थी एमा के सामने, तो वो जो है
सहर तारी हो जाता था उन पे। और एमा ओपेरा गाती थी, तो वो ओपेरा तो मैच नहीं कर सकते थे तो वो उन्होंने गाना ही बंद कर दिया कि यार मैं एमा से अच्छा नहीं गा सकता, कहती है उसने बहुत बुरा किया। अच्छा, यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे भी फिर उनके ताल्लुकात अपनी बेगम से अच्छे नहीं रहे, मतलब फिर वो पैचअप नहीं हो सका। उनकी बेटी का इंतकाल हो गया बाद में, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के सिर्फ जनाजे पे शिरकत की, कुछ इस किस्म के हालात रहे। लेकिन इकबाल का एक ख़त है एमा के नाम पे, जिसमें वो यहाँ पे आके चूँकि फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे, वापस नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने एमा के नाम में ख़त लिखा और उस ख़त में लिखते हैं कि मैं जर्मन ज़ुबान में सारे अल्फाज भूल गया हूँ, सिर्फ एक लफ्ज़ याद है, एमा। इकबाल बहुत यूनिक, इस हवाले से बहुत यूनिक आर्टिस्ट है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया। फिर इकबाल जो है वो उनका लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ। जब वो लंदन पहुंचे वापस, तो उनको बड़ी बेचैनी हुई कि किसी तरह से वो एमा को ख़त लिखें कि वो लंदन आ जाए कुछ अरसे के लिए और जर्मनी में उनसे मुलाकात करो। जर्मनी उस ज़माने में बदल चुका था, पहली जंग अज़ीम गुजर चुकी थी, हिटलर का दौर आ चुका था, बहुत मुश्किलात थी वहाँ पे। खैर वो एक लंबी बहस हो जाएगी कि इकबाल और एमा का क्या ताल्लुक़ रहा, लेकिन ये एक नाकाम मोहब्बत थी और एक बड़ा ही पाकीज़ा और एक बड़ा ही खूबसूरत ताल्लुक़ था। इकबाल के ख़तूत इस हवाले से जर्मन ज़ुबान में जो लिखे हुए मोस्टली, तो वो ख़तूत इकबाल के बहुत मुनफरिद हैं और मेरे ख़्याल में लोगों को पता होने चाहिए। मैं नहीं कहूँगा निसाब में शामिल करने चाहिए, लेकिन लोगों को इकबाल शनासी अगर वो चाहते हैं तो उनको इकबाल का पूरा सफ़र समझाना बहुत ज़रूरी है कि उस आदमी ने क्या क्या कुछ देखा है, क्या क्या कुछ किया। तो और वो आफ्टर ऑल एक इंसान था, तो एक इंसान होने के नाते उसके वो तमाम वही जज्बात और एहसासात थे जो कि किसी दूसरे इंसान के होते हैं। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। विद दैट आई थिंक इट्स सायोनारा, बाय बाय।